आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपकी रिट की परीक्षा में आपका रामबाण सिद्ध होगा, यानी कि यूनिट 6 पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, जो आपकी रिट की परीक्षा में यूनिट 6 जो आपकी सफलता में यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर इसमें से यूनिट 6 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन ऐसे मानिए कि इनके बारे में बहुत कम अभ्यर्थी पढ़ पाते हैं। यानी कि जो आपके इसमें जो टॉपिक है यूनिट 6 के, उसको हम विस्तार से देखेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे। यानी कि जैसे हम अक्षांश और देशांतर का, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब एवं पवने, चक्रवात प्रतिचक्रवात, सूर्य एवं चंद्रग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरण समस्याएं, आज बिल्कुल आराम से और समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है। अक्षांश देशांतर को पहले मैंने आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से बताया था, लेकिन इसको वापस हम दोबारा पढ़ेंगे। यानी कि जैसे आपके अक्षांश देशांतर है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उन रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित है, उनका किस तरह से अध्ययन किया जाता है, किस तरह से उनका क्रम है। यानी कि जैसे आपके विश्व में जो कर्क रेखा है उसका क्रम भी पूछा जाता है, देशांतर रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित है, किस तरह से इनका हम एक आराम से अध्ययन करेंगे। पहले आपको मैं संक्षेप में आपको अक्षांश और देशांतर को बता देता हूँ। उसके बाद में फिर हम देशों में यानी कि विश्व के मैप पर हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर को किस तरह से हमें देशों से संबंधित समझना है। पहले बात करें कि जो आपका विश्व है, यानी कि जो आपका विश्व का जो मैप है, उस विश्व के मैप को यानी कि एक ग्लोब पर बनाया गया है, क्योंकि एक पूरे विश्व को जो आपका 51 करोड़ किलोमीटर, आपका पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है 51 करोड़ किलोमीटर, 51 करोड़ किलोमीटर के पूरी पृथ्वी को किसी कागज़ पर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए एक मैप बनाया गया और एक काल्पनिक मैप पर, यानी कि पृथ्वी को एक गोल मैप पर, यानी कि एक गोल मैप पर यानी कि गोल रूप दिया गया काल्पनिक रूप से। काल्पनिक रूप से बनाने के बाद में फिर इस विश्व को समझने के लिए फिर इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बुना गया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाया गया। उस जाल के माध्यम से विश्व के अलग अलग हिस्से किए गए ताकि विश्व को आसानी से समझा जा सके। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना की गई। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, अक्षांश देशांतर रेखा एक तरह से काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, केवल एक मैप पर, एक ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये आपको समझना है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम देखते हैं। अक्षांश यानी कि अक्षांश में आगे अ है तो अ से समझना कि अ में अ से आडी, आडी में भी अ है तो अक्षांश रेखाएं हमेशा आडी रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? आडी। और अक्षांश में अ है तो अ से भी समझना कि अ से 80, यानी कि 80 से समझना कि अक्षांश रेखाएं कुल 180 होती है। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई पूरे ग्लोब पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर, और ये आडी रेखाएं होती है। उसके बाद में जो देशांतर रेखाएं हैं, वो देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती है, यानी कि एक आड़ी रहेगी, एक खड़ी रहेगी, और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 डिग्री मानी गई है। अब पृथ्वी को, यानी कि जो आपकी पृथ्वी है, इसको संक्षेप में थोड़ा बहुत समझ लीजिए, फिर आपको बताता हूँ किस तरह से आपको समझना है। आगे मैप निकालूंगा मैं आपको, तो उसमें विस्तार समझा दूंगा। पहले आप एक पर्चे देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो जिस तरह से आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के, यानी कि जो बीच में से, पहले आपके बीचों बीच में से एक अक्षांश रेखा खींची गई, यानी कि पृथ्वी के बीच में से, यानी कि पृथ्वी के बीच में से, यानी कि भूगोल, आपके भूगोल होता है। भूगोल का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल। तो आपकी जो भू का मतलब क्या है? पृथ्वी। यानी कि भू का, अगर आपके भूगोल की परिभाषा हम पूछिए तो भू का मतलब पृथ्वी होता है। भू मध्य, यानी कि भू पृथ्वी के मध्य खींची गई रेखा, यानी कि भू मध्य रेखा कहलाती है। यानी कि भू मध्य रेखा क्या है? भू मध्य रेखा, यानी कि भू यानी कि पृथ्वी के बीच में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? भू मध्य रेखा। तो आपकी ये बीचों बीच में से ये रेखा खींची गई है, ये भू मध्य रेखा है आपके, जिसको हम 0 डिग्री मान सकते हैं। 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के इधर वाले भाग में
यानी कि आपके ये दो हिस्सों में बांट देती है भूमध्य रेखा, एक तो ऊपर वाले हिस्से में, एक नीचे वाले हिस्से में। तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दो गोलार्धों में बांटती भूमध्य रेखा। कितने गोलार्धों में? दो गोलार्धों में। यानी कि आपकी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपके दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, दो गोलार्ध हो गए। अब इन उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश यानी कि आपको बताए थे 180, तो 90 तो ऊपर रहेंगे आपके। इस तरह से 90 अक्षांश आपके ऊपर रहेंगे। ठीक है, इन 90 अक्षांश आपके इस तरह से रहेंगे। ये शॉर्ट में बता देता हूँ। यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रहेंगे 90 तक, आपके 90 तक यहाँ पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके 90 अक्षांश नीचे रहेंगे। इस तरह से आप समझिएगा, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि बेसिक से हार्ड क्यों ले जाऊंगा आपको, पहले बेसिक समझ लीजिए। यानी कि इस तरह से आपके 90 रहेंगे नीचे। ठीक है, यानी कि 90 ऊपर 90 नीचे, इस तरह से आपकी कुल 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो आपके 180 अक्षांश रेखाएं होगी आडी। अब इसी तरह आपके देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं भी 360 डिग्री है, तो इनमें भी बीचों बीच में से एक देशांतर रेखाएं गुजरती है। यानी कि बीचों बीच में से, जिस तरह से भूमध्य रेखा थी बीचों बीच में से, उसी तरह देशांतर रेखा भी एक बीचों बीच में से खींची गई है पृथ्वी के बीचों बीच में से, जिसको माना गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं इस रेखा को। ठीक है, ग्रीनविच रेखा मानते हैं हम तो इसको। इसके बाद में 180 डिग्री रेखाएं इधर है, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं इधर है, और 100 डिग्री देशांतर रेखाएं इधर है। ठीक है, अब आप देखोगे जिस तरह से भूमध्य रेखा ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा, इसी तरह जो आपकी ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इसने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। एक भाग तो इधर वाला भाग तो इसने बांट दिया पूर्वी भाग, यानी कि इधर वाला भूभाग क्या हुआ? पूर्वी भाग। और इधर वाला भूभाग हुआ इस देशांतर रेखा की, इधर वाला भाग क्या हुआ? पश्चिमी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग। तो कितने गोलार्ध हो गए आपके? 4, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब जैसे मैं ये बोलूं कि आपके भारत यहाँ पर है, ठीक है, आपके भारत यहाँ पर है, तो भारत कौन से गोलार्ध में है? बताइए कौन से गोलार्ध में है? तो भारत कौन से गोलार्ध में? तो देखिए, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि इस भाग को हम इस तरह से कोण बनाएंगे। एक कोण बनाने के बाद में आप देखिए कि इधर वाला भूभाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, और इधर वाला भूभाग आपके पूर्वी गोलार्ध है। अगर मैं आपसे नहीं पूछूं कि यहाँ पर कोई देश है, तो ये कौन से गोलार्ध में है, तो ये कौन से गोलार्ध में है, तो आप देखिए इधर है पश्चिमी गोलार्ध, इधर है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि इसके नीचे तो दक्षिणी गोलार्ध आ गया, और इधर वाला भूभाग पश्चिमी गोलार्ध आ गया। यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग क्या हुआ? आपके दक्षिणी गोलार्ध, और आपके देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा की इधर हो गया, कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। अब मैं पूछूं आपके यहाँ कौन सा भी देश रहेगा, तो कौन से गोलार्ध में रहेगा? आपके वो दक्षिणी, और कौन से में? आपके पूर्वी गोलार्ध में वो देश रहेगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान भी इसमें है, तो राजस्थान भी पूर्वी और आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं ज्ञात करने के लिए आती है। इस तरह से 180 देशांतर रेखाएं इधर रहेगी, और 180 देशांतर रेखाएं इधर रहेगी। ठीक है, तो 180 कितनी होगी आपके टोटल? आपके 360 देशांतर रेखाएं होगी। लेकिन जो आपके 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वह पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। ठीक है, आपके जैसे 180 यहाँ पर होती है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर ही है। ये समझ में आया? अब मैं आपको एक सिंपल सा नक्शा बना देता हूँ, उसके माध्यम से आप समझिएगा। ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। ठीक है, अब मैं आपका एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, उस मैप के माध्यम से आप समझिएगा कि किस तरह से आपको समझना है। मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री वाली रेखा, अक्षांश रेखा आपकी कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब आपके 90 डिग्री तक इस तरह से आपके लाइनें हैं, यानी कि आडी लाइन है, और 90 डिग्री तक आपके नीचे है इस तरह से। तो आपके ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह नंबर चलते हैं, तो आपके यहाँ पर एक रेखा है 23.5 डिग्री रेखा।
23.5 रेखा। इसके ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ पर एक रेखा है 66.5 रेखा, 66.5 रेखा, और यहाँ पर है 90 रेखा। इसी तरह आपके नीचे भी इस तरह से खींच लीजिए कि 23.5 रेखा नीचे भी है और 66.5 रेखा यहाँ पर भी है। ठीक है, 66.5 रेखा पे 67, 68, 69, 70, 71, इस तरह से 90 तक आपकी कुल रेखाएं हैं। तो मैंने आपको केवल मुख्य मुख्य रेखाएं खींची है। अब आपके देखोगे तो 0 के ऊपर जो रहेगी वो उत्तर रहेगी, यानी कि उत्तर उत्तर। ये नीचे है तो नीचे रहेंगे दक्षिण दक्षिण। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपके भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 की रेखा है वो कहलाती है आपके कर्क रेखा। क्या कहलाती है? आपके कर्क रेखा कहलाती है। और 66.5 उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा कहलाती है आपके आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। ठीक है, और जो आपके 90 की जो रेखा है यहाँ पर वो कहलाती है आपके उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाती है। अब इसी तरह आपके उत्तर में था तो इसी तरह आपके दक्षिण में जो 23.5 की रेखा कहलाएगी आपके मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। और 66.5 की जो दक्षिण में रेखा है वो आपके ऊपर तो आर्कटिक रेखा कहलाई, लेकिन नीचे वाली आपके अंटार्कटिका रेखा कहलाएगी, अंटार्कटिका रेखा। और नीचे वाले 90 वाली रेखा आपकी कहलाएगी दक्षिण ध्रुव। क्या कहलाएगी? दक्षिणी ध्रुव रेखा कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको अक्षांश और देशांतर के बीच में ध्यान रखना है। ये तो आपके रेखाएं के बारे में आपको सामान्य जानकारी हुई कि अक्षांश क्या होते हैं, कौन कौन सी रेखाएं आपके कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये आर्कटिक रेखा और ये होती है। ठीक है, और आपको बताया था कि यहाँ से बीचों बीच में से आपकी एक रेखा गुजरती है देशांतर रेखा 0 वाली। उसको मैंने बताया था आपको 0 वाली प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी बोल सकते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, यानी कि ये ग्रीनविच रेखा बीचों बीच में से, ये आपको समझना है। अब आपको बताऊं कि जो आपके केवल भूमध्य रेखा ही ऐसी रेखा है, भूमध्य रेखा यानी कि अक्षांशों में बात करें तो भूमध्य रेखा ही एक मात्र ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी, जो आपके देशांतर रेखाएं हैं, प्रत्येक देशांतर आपके पृथ्वी को सब बराबर भागों में बांटती है। यानी कि प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को हर एक भाग में बांटते हैं, यानी कि प्रत्येक 2 भाग में बांटती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि केवल अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और देशांतर की बात करें तो प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसको जिस कारण क्या कहते हैं कि देशांतर रेखाओं को, यानी कि आपके क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट सर्कल रेखा किसको कहा जाता है? तो ग्रेट सर्कल किसको कहा जाता है? देशांतरीय रेखाओं को कहा जाता है। देशांतरीय रेखाओं को ग्रेट सर्कल रेखा कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, इस कारण इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। जबकि अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा ही इसको बांटता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जब हम पृथ्वी की गतियाँ, कटिबंध उनको पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि उष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है। यहाँ आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि जो आपकी कर्क रेखा यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मकर रेखा है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर और ये आपके मकर रेखा तक का भाग आपके उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला यानी कि 23.5 उत्तर से लेकर 23.5 दक्षिण तक का भूभाग आपके उष्ण कटिबंध कहलाता है, यानी कि यहाँ हमेशा गर्मी ही रहती है। ठीक है, अब आपके 23.5 उत्तर से लेकर 66.5 उत्तर तक का जो भूभाग है, यहाँ के बीच में जो भूभाग है वो भूभाग आपसे क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला भूभाग आपके शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे भी आपके 23.5 से 66 के बीच में जो भूभाग है वो आपके शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ये वाला। ठीक है, और जो आपके फिर एक भाग बचा आपके 66 से लेकर 90 तक, तो ये आपके शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। नीचे भी आपके 66 से 90 के बीच में आपके ये शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, यानी कि कितने कटिबंध हुए? 3 कटिबंध हुए। पहला आपके उष्ण कटिबंध आपके कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध।
कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंध। और एक लास्ट कटिबंध वो आपके शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध, जो ऊपर भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक और नीचे भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक आपके शीत कटिबंध। इनकी विशेषता क्या है? उष्ण कटिबंध में की विशेषता ये है कि यहाँ पर कभी भी सर्दी पड़ती नहीं, यहाँ हमेशा गर्मी ही रहती है। और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बार गर्मी पड़ती है, एक बार सर्दी पड़ती है। और शीत कटिबंध का मतलब ये है कि यहाँ हमेशा सर्दी ही रहती है। अब बात करें तो भारत यहाँ पर है, आपको बताया था कि भारत यहाँ पर है ना, तो भारत यहाँ पर है, तो भारत यहाँ होने के कारण क्या है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही बताया था। तो भारत में से जो ये रेखा गुजरती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के ऊपर वाला कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंध में है और कर्क रेखा के नीचे वाला भूभाग भारत का उष्ण कटिबंध में है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत के जो नीचे जो यहाँ से कर्क रेखा से नीचे वाला भूभाग है, तो भारत में वहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती। और कर्क रेखा के ऊपर वाले भूभाग में जैसे राजस्थान में सर्दी पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर में है, बांसवाड़ा से गुजर रही है, तो ऊपर राजस्थान पूरा ऊपर आ गया। आप केरल में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे, गोवा में जाओगे, तो वहाँ आपको कभी सर्दी का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह उष्ण कटिबंध में आ गए। आप जम्मू कश्मीर में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, तो वहाँ आपको सर्दी का अनुभव होता है क्योंकि वह आपके शीतोष्ण कटिबंध में आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके कटिबंध बांटे गए हैं अक्षांश के आधार पर, ये आपको ध्यान रखना है। समय भी देखेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ चीज़ें और देखनी है जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन चीज़ें देखनी है? यानी कि आपके अक्षांश देशांतरों से संबंधित, यानी कि भूमध्य रेखा को अगर आपके आए कि वर्धवर्त कौन कहलाता है, तो वर्धवर्त आपके भूमध्य रेखा कहलाता है, भूमध्य रेखा। इसमें से कुछ क्वेश्चन और आएंगे आपके, जैसे आपके क्वेश्चन ये आएंगे, जैसे आपके ये वाला पृथ्वी है, तो पृथ्वी आपके जो इस तरह से है ना, तो पृथ्वी पर ये है, तो पृथ्वी जो आप कह रहे हो कि बिल्कुल सीधी है, यानी कि आपकी मैंने सीधी लाइन खींच दी आपके, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। पृथ्वी आपकी बिल्कुल ऐसी नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जैसे मैंने कहा कि आपके इस तरह से मैंने लाइन खींची थी आपको 0 डिग्री वाली, ठीक है, और ये लाइन खींची थी मैंने आपकी भूमध्य रेखा वाले 0 डिग्री वाली, ठीक है। लेकिन पृथ्वी बिल्कुल भी इस तरह से सीधी नहीं है। पृथ्वी इस तरह से अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब झुकी होने के कारण देखना, अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आप 90 यानी कि आप यहाँ से आपके 90 डिग्री यहाँ पर है और 0 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 और 0 के बीच में आप, यानी कि यहाँ पर मैंने 90 डिग्री उत्तरी बताया था आपको अक्षांश में, ठीक है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बताया था कि आपके 90 डिग्री ऊपर अक्षांश है, 90 डिग्री नीचे अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। तो अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर अक्ष पर झुकी हुई है। फिर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर मान लीजिए अगर ये पृथ्वी झुकी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती, तो आपके बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पूरा 90 डिग्री का कोण बनाती, पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो। लेकिन पृथ्वी 23.5 डिग्री की झुकी हुई है, तो 23.5 को 90 में से घटा दो, 23.5 को 90 डिग्री में से घटाओगे तो आपके बचेंगे 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री, यानी कि आपके ये 23.5 डिग्री को घटाने के बाद में आपके पृथ्वी यहाँ से लेकर आपके पृथ्वी यहाँ तक 0 डिग्री तक आपके 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यानी कि कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, और कोण कितने डिग्री का बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि जो आपकी इस तरह से जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की जो बीच की जो दूरी होती है उसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गोरे भी कहते हैं। और जो आपकी जो ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? इस कर्क रेखा का नाम दूसरा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा भी इसको कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बाकी हम अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है, तिथि रेखा है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम एक देख लेते हैं कि जो आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है। इतनी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे।
अब हम विस्तार से देखते हैं कि कौन कौन से देशों पर कौन कौन सी रेखाएं हैं। देखिए, अब ये मैंने विश्व का नक्शा निकाला है। इस विश्व के नक्शे पे देखिए कि आपके 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। एक महाद्वीप है आपकी उत्तरी अमेरिका, दूसरा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, तीसरा महाद्वीप है यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके क्रम से जमाएं, नीचे आपके अंटार्कटिका है, क्रम से जमाएं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। उसके बाद में आपके कौन सा है? अफ्रीका है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका। इस तरह से आपके क्रम से लगाएं तो यह है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। अब आपके देखिए कि आपके इस तरह से भूमध्य रेखा आपके विश्व के महाद्वीप से बीचों बीच में से गुजर रही है, पृथ्वी के महाद्वीप से बीचों बीच में से, यानी कि नीचे अंटार्कटिका है तो पूरे विश्व को लेते हैं कि नीचे दबा हुआ है अंटार्कटिका। तो आपके 3 रेखा हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। अगर हम बात करें तो फिर यहाँ से एक रेखा और गुजर रही है, उसको हम बोलते हैं आर्कटिक वर्त, जो आपके 66.5 डिग्री पर गुजर रही है। कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजर रही है। कितनी अक्षांश से? उत्तरी अक्षांश से। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गुजर रही है। और मकर रेखा आपके दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजर रही है, ठीक है। ये इस तरह से गुजर रही है। और ऊपर यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पर है आपके उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर, और नीचे भी आपके एक 6.5 है और फिर उसके बाद में 90 डिग्री ध्रुव है, ठीक है। ऊपर हम लेते हैं तो अब आपके जो कर्क रेखा का कौन कौन से देशों से गुजर रही है, हमको ध्यान रखना होगा कौन कौन से देशों से गुजर रही है। हमसे क्रम पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से कौन कौन से देशों से गुजर रही है। जैसे कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। इसी तरह भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजर रही है? तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से गुजर रही है। और मकर रेखा कितने देशों से गुजर रही है? दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, ठीक है। आप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजर रही है। कर्क रेखा भी गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। लेकिन आपके एक और आएगा क्वेश्चन, आपके न्यास से ही, आपके न्यास से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये वाली। तो आपकी 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा यहाँ से जा रही है 0 डिग्री वाली। तो आप यहाँ देखोगे जो आपके जो 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है, तो ये 0 डिग्री वाली यहाँ और 0 डिग्री वाली ये दोनों यहाँ पर मिल रही है आपस में, यानी कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में यहाँ पर मिल रही है। ये कहाँ पर मिल रही है? तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी में मिल रही है, ये गिनी की खाड़ी में ये मिल रही है दोनों रेखाएं 0 डिग्री वाली। ये आपको ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से देश स्थित है, इनको समझिएगा। ये पूरे विश्व को बांट रखा है। फिर हम भारत में देखेंगे, भारत में से कर्क रेखा गुजर रही है, तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है और देशांतर कहाँ कहाँ से गुजर रही है, हमको देखना है। अब देखते हैं, बात करते हैं कर्क रेखा की। आपके कर्क रेखा जो गुजर रही है, तो कर्क रेखा को देखते हैं हम, कहाँ निकल गया, यहाँ पर है। तो कर्क रेखा को देखते हैं, तो कर्क रेखा आपके यहाँ से गुजर रही है, ये कर्क रेखा की बात करें, मैं खींच देता हूँ आपसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक द्वीप है, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है हवाई द्वीप। कौन सा है? हवाई द्वीप। उत्तरी अमेरिका का एक द्वीप समूह है हवाई द्वीप। पहला स्थान आएगा हवाई, यानी कि हम पश्चिम से पूर्व की ओर देख रहे हैं, पहला है हवाई। इसके बाद में यहाँ पर है मेक्सिको। कौन सा देश है? मेक्सिको। मेक्सिको देश से गुजर रही है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर मेक्सिको देश है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कैरिबियन देश है, एक बहामास। ये ध्यान रखना है, कौन सा है? बहामास। कौन सा देश है? एक बहामास देश है। सॉरी 1 मिनट। आपके एक देश है बहामास, यहाँ पर बहामास, ठीक है। ये 3 देश तो आपके उत्तरी अमेरिका में हो गए, जहाँ पर आपके कर्क रेखा में स्थित है। अगर आप चाहते हो कि ट्रिक से इन देशों को याद कराएं कि कर्क रेखा पर कौन से है, मकर रेखा पर कौन से है, भूमध्य रेखा पर कौन से है, तो आप ट्रिक से याद करोगे तो किस किस को याद करोगे?
आपके सामाजिक अध्ययन में इतना कुछ है कि आप सबको ही ट्रिक से याद करोगे तो आपके एक अलग नोटबुक ट्रिक की बन जाएगी, और आपको फिर ट्रिक याद करने में आपको बहुत पसीना आएगा याद करने में। इसलिए पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आप पहले मैप की सहायता से याद कीजिए कि कौन सा देश कहाँ पर है, यानी कि हवाई यहाँ पर है, मेक्सिको यहाँ पर है, बहामास यहाँ पर है। अब मेक्सिको के ऊपर आपको पता है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर कनाडा है। तो केवल कनाडा और यहाँ पर अमेरिका है, लेकिन हमको 3 देश ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर 3 देश है, हवाई, मेक्सिको और बहामास उत्तरी अमेरिका में। फिर आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश है देखना। यहाँ पर सर्वप्रथम जो देश रहेगा अपना पहला देश रहेगा आपकी पश्चिमी सहारा। सहारा का मरुस्थल का नाम सुना होगा आपने, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पश्चिमी सहारा, ये पश्चिमी सहारा देश भी है, सहारा का मरुस्थल यहाँ पर ही है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा देश आता है एक मकर रेखा पर, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस पर ये, तो मकर रेखा पर यहाँ पर दूसरा देश आता है मारतानिया। मारतानिया दूसरा देश है, ठीक है। मारतानिया के बाद में हम दूसरा देश लेते हैं माली। माली आता है तीसरा देश माली, ठीक है। माली के बाद में आता है अल्जीरिया। कौन सा आता है? अल्जीरिया। अल्जीरिया, अल्जीरिया अगला देश है। इसके बाद में अगला बात करते हैं, अगला देश कौन सा है इसमें, तो नाइजर, ठीक है। नाइजर के बाद में बात करते हैं और कौन सा देश है, लीबिया। लीबिया के बाद में बात करते हैं हम इजिप्ट। इजिप्ट, ठीक है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हो गए, यानी कि लगभग 7 देश कर्क रेखा पर है। कौन कौन से? पश्चिमी सहारा पहला, दूसरा मारतानिया, तीसरा माली, चौथा अल्जीरिया, पांचवा नाइजर, छठा लीबिया और सातवां इजिप्ट। ये 7 देश जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में जो कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद में एशिया में चलते हैं, तो एशिया पर यहाँ अरब का प्रायद्वीप है, ये वाला अरब का प्रायद्वीप है, यानी कि अरब का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीप में 3 देश है। कौन कौन से? एक देश है यहाँ पर सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब भी कर्क रेखा पर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ चलते हैं नीचे, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को हम UAE भी बोल सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के बाद में। इसके बाद में यहाँ पर एक देश है ओमान, ये ओमान, ठीक है, यहाँ से गुजर रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ पर भारत। भारत से भी कर्क रेखा गुजर रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश से कर्क रेखा गुजर रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पर है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के आगे चलते हैं, तो म्यांमार के आगे चीन है, तो चीन वाला ये, तो चीन में भी चीन से गुजर रही है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर है ताइवान, ताइवान। इस तरह से आप देखोगे तो एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, यानी कि कुल मिलाकर आपकी कितने देश? एशिया से 8 देश, अफ्रीका से 7 देश और उत्तरी अमेरिका से 3 देश। इस तरह से आपके टोटल 18 देश कर्क रेखा पर स्थित है। कितने देश? 18 देश आपके कर्क रेखा पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 देश तो आपके एशिया से, 7 देश अफ्रीका से, 3 देश आपके किससे? उत्तरी अमेरिका से। सबसे पश्चिमी देश में कौन सा है? हवाई द्वीप समूह। और सबसे पूर्वी में कौन सा है? ताइवान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश है, इनको एक बार जरूर याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में देखते हैं कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं। विषुवत रेखा पर देखते हैं, विषुवत रेखा पर दूसरा मैप निकाल लेता हूँ मैं। विषुवत रेखा आपके यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत से नहीं गुजर रही, लेकिन नीचे से गुजर रही है। श्रीलंका यहाँ से थोड़ा ये कर लेना, इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ इसको, ताकि आपको सुविधा रहेगी। ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री वाली, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों से यहाँ से 3 देश है। विषुवत रेखा यहाँ से 3 देशों से गुजर रही है। पहला देश है आपके इक्वाडोर, इक्वाडोर से गुजर रही है, पहला देश इक्वाडोर है। दूसरा देश यहाँ पर है कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया है दूसरा देश। और तीसरा देश है यहाँ पर ब्राज़ील। यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, जो बहुत, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी ब्राज़ील है, जो बहुत लंबा फैला हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। ब्राज़ील
कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील 3 देश है। 3 देशों से यहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरती है। कहाँ से? आपके इस महाद्वीप से। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है साओ टाम प्रिंसिपी। पहला द्वीप है साओ टाम प्रिंसिपी से गुजरती है। उसके बाद में अलग अलग देश है, जैसे गेबान है, गेबान से गुजरती है। उसके बाद में आपके रिपब्लिक कांगो है, रिपब्लिक कांगो से। उसके बाद में आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, 2 देश है अलग अलग, एक तो है रिपब्लिक कांगो, दूसरा है आपके कौन सा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। अगला देश है आपके युगांडा से गुजरती है। युगांडा के बाद में आपका अगला देश है कौन सा? केनिया से गुजरती है। इसके बाद में यहाँ एक देश है आपके सोमालिया। इस तरह से आपके विषुवत रेखा इन देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? लगभग आपके 7 देशों से, यानी कि कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप में 7 देशों से और भूमध्य रेखा भी आपके 7 देशों से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। पहला साओ टाम प्रिंसिपी, दूसरा गेबान, तीसरा रिपब्लिक कांगो, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और 5वां युगांडा और 6ठा केन्या और 7वां सोमालिया। ठीक है। इसके बाद में हम एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में यहाँ पर एक द्वीप है मालदीव से गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है। यहाँ भारत के पास में ही मालदीव से गुजरती है भूमध्य रेखा। इसके बाद में ये इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा, इंडोनेशिया से। इसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप समूह है किराबाती से गुजरती है। इस तरह से एशिया महाद्वीप में से 3 देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है। यानी कि 3 तो एशिया से, 3 दक्षिणी अमेरिका से और 7 किससे? 7 इससे। इस तरह से आपके 13 देश हो गए विषुवत रेखा पर स्थित देश, 13 देश। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश। अब आपके लास्ट कौन सा है? आपके लास्ट देश कौन सा है? आपके मकर रेखा। मकर रेखा आपके यहाँ से नीचे से गुजर रही है। तो देखते हैं मकर रेखा वाला ये बात, मकर रेखा। ठीक है। इस मकर रेखा आपकी जा रही है। तो मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है? मकर रेखा की बात करें तो आपके दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अफ्रीका देश में यहाँ पर एक देश है चिली। आपको पता है कि अमेरिका में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एंडीज पर्वत है। ये यहाँ पर रॉकी पर्वत है। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर एक एंडीज पर्वत है। कौन सा? एंडीज पर्वत। इसी तरह यहाँ पर यूरोप में यहाँ पर एक पर्वत है आल्प्स पर्वत। यहाँ पर आपके एक पर्वत है यूराल पर्वत। आपको पता है केस्पियन पर्वत या यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। और भारत के उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ठीक है। तो ये एंडीज पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में है। तो एंडीज पर्वत के पास में ये चिली देश है। तो चिली देश से गुजरती है नंबर 1। तो कौन सी रेखा? ये कौन सी रेखा है आपके ये मकर रेखा। पहला देश कौन सा? चिली। जो चिली तांबा का सर्वाधिक, यानी तांबा और नाइट्रेट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चिली है। चिली के बाद में जो आपके मकर रेखा गुजरती है वो है अर्जेंटीना। आपने फुटबॉल देखा होगा तो अर्जेंटीना का नाम फेमस है। तो अर्जेंटीना से गुजरती है। अर्जेंटीना के बाद में एक देश है पराग्वे से गुजरती है। उसके बाद में फिर एक देश है आपके कौन सा? ब्राज़ील। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, यानी कि ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? एक तो भूमध्य रेखा और एक कौन सी? आपके मकर रेखा। ठीक है। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। किस देश से? ब्राज़ील से। इसके बाद में एक देश और आपके यहाँ पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको पता है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हवाई से आपके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी? कर्क रेखा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, 50वां प्रांत अलास्का। यहाँ पर अलास्का है। तो अमेरिका का एक प्रांत यहाँ पर भी अलास्का। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। यानी कि पूरे विश्व में केवल 2 ही देश है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, जिनसे 2 रेखाएं गुजरती है जो मुख्य रूप से। कौन कौन सी? अगर आपसे पूछे कि यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो किससे? ब्राज़ील से।
अगर आपसे पूछे कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिससे कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, केवल 2 ही देश है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब मकर रेखा यानी कि दक्षिणी इसे अमेरिका से चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, इस तरह से 4 राज्य हो गए जहाँ से ये गुजरती है मकर रेखा। अब अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका से कौन कौन से देशों से गुजरती है। अफ्रीका में बहुत सारे देश है जहाँ से ये मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से, जैसे आपके है नाम्बिया, नाम्बिया से गुजरती है। नाम्बिया यहाँ पर है आपके। नाम्बिया के बाद में आपके आता है बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना से गुजरती है। इसके बाद में आपके दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर है, दक्षिण नीचे नीचे आपके दक्षिणी अफ्रीका से गुजरती है। दक्षिणी अफ्रीका के बाद में आपकी गुजरती है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक यहाँ पर है आपके द्वीपीय देश, मोजाम्बिक से, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। अब ये द्वीप है एक आपके मेडागास्कर, कौन सा है, मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है। फिर मेडागास्कर के बाद में यहाँ आपकी ये महाद्वीप है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। किस महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, चला गया 1 मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको इन्होंने नोट कर लेना है कि कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक नक्शा निकालता हूँ मैं आपके एक और। अब आपके मैं इसमें से आपके 3 रेखाएं कर देता हूँ। कितनी रेखाएं, 3 रेखा। चलो देखिए, पहली रेखा की चीती मैंने आपके कर्क रेखा, दूसरी रेखा की चीती मैंने आपके भूमध्य रेखा, तीसरी रेखा की चीती आपके मैंने मकर रेखा। 3 रेखाएं। कौन कौन से देश से आपको याद हो गए होंगे, एक बार याद करना, 2-3 बार रिवीजन करना, आपको याद हो जाएंगे। अगर फिर आपको लगता है कि ट्रिक चाहिए याद करने की, तो यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत से वीडियो है जो ट्रिक से याद करा देते हैं आपको, लेकिन ट्रिक से पहले आप विश्व के मैप से याद करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि भारत की एक नदी है यहाँ पर आपकी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। कितनी बार, 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह आपके यहाँ पर मैंने बताया था कांगो, यानी कि रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक कांगो, तो उस कांगो देश में एक नदी है कांगो। कौन सी नदी है, कांगो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी, कांगो नदी, और कर्क रेखा को माही नदी और भूमध्य रेखा को कांगो नदी। इसी तरह आपके यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी आपके किसको, यानी कि लिम्पोपो नदी इसको मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ये नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की। भारत का जो नक्शा है, तो भारत में से भी लगभग 8 राज्यों से आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की बात करें तो कौन कौन से, पहला है गुजरात, दूसरा कौन सा है, राजस्थान, तीसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश, चौथा कौन सा है, झारखंड, झारखंड, पांचवा कौन सा है, छत्तीसगढ़, कौन सा, 5वां छत्तीसगढ़, छठा आपके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, 7वां कौन सा है, 7वां है त्रिपुरा, और 8वां कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। इस तरह से ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको नक्शा याद कर लेना, नक्शे के माध्यम से आप इन राज्यों को याद कर सकते हैं कौन से राज्य से, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। जब आपके भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तब आपको मैं इनको आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन सा है। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको बताया था कि आपको कर्क और मकर रेखाओं के साथ साथ आपको देशांतर रेखाओं के बारे में ध्यान होना चाहिए। आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो आपके न्यास से गुजरती है, ठीक है, न्यास से गुजर रही है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्रिटेन है यहाँ पर, आपकी ब्रिटेन भी बोलते हैं इसको या फिर इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो ब्रिटेन का एक शहर है यहाँ से ग्रीनविच, ग्रीनविच शहर। तो ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच शहर है तो ग्रीनविच वेधशाला या ग्रीनविच वेधशाला बोल सकते हैं। तो ग्रीनविच वेधशाला से ये रेखा गुजरने के कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसका कारण, दूसरा कारण ये है कि इस रेखा से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। समय यानी कि इस रेखा के माध्यम से पूरे विश्व का समय ज्ञात किया जाता है ग्रीनविच रेखा से, ठीक है। ये कहाँ से गुजर रही है, तो पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो ग्रीनविच रेखा है आपके यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से लेते हैं हम भूमध्य रेखा ये वाली,
तो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों आपस में यहाँ मिल रही है 0 डिग्री बाद, तो कहाँ मिल रही है, गिनी की खाड़ी पर दोनों आपस में क्रॉस कर रही है। अब हमें ध्यान रखना है कि ग्रीनविच रेखा कौन कौन से देशों से गुजर रही है, ये आपके पूछ सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बताइए कि कौन सा देश का सही क्रम है, यानी कि ग्रीनविच रेखा का सही क्रम कौन सा है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा देश ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित नहीं है। तो आपके कौन कौन से देश इस पर हैं ग्रीनविच रेखा पर। पहला देश तो कौन सा हो गया, आपके ब्रिटेन ही हो गया। कौन सा देश हो गया, ब्रिटेन। पहला देश तो ब्रिटेन हो गया जो ग्रीनविच रेखा पर है। दूसरा देश आपके यहाँ पर फ्रांस है। कौन सा है, फ्रांस, ठीक है। इसके बाद में आपकी स्पेन है यहाँ पर, स्पेन देश। ये 3 देश तो आपके यूरोप में हैं जो ग्रीनविच रेखा पर है। इसके बाद में यहाँ ऊपर है अल्जीरिया, अल्जीरिया ये देश है जो ग्रीनविच रेखा पर है। इसके बाद में आगे चलते हैं तो माली देश भी इस पर ही है। माली के बाद में चलते हैं, आपके एक देश है टोंगो, यहाँ पर लिख देता हूँ टोंगो। इसके बाद में घाना और एक देश और है बुर्किना पासो। इस तरह से आपके ये इस जो ग्रीनविच रेखा पर यानी कि स्थित देश है कौन कौन से, ब्रिटेन है आपके, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है और टोंगो है, घाना है, बुर्किना फासो। इस तरह से आपके टोटल 8 देश है। एक बार फिर बोल देता हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना। इस तरह से आपकी इस रेखा पर आपके लगभग 8 देश स्थित हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश है। अब एक आपके ग्रीनविच रेखा है, इससे समय कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए समय किस तरह से ज्ञात करते हैं। समय ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए अपन को। समय किस तरह से ज्ञात करते हैं, आपको बताया था कि समय किस तरह से ज्ञात करते हैं, यानी कि आपकी स्थिति भी ज्ञात करने के लिए, यानी कि आपके जो एक ग्लोब है, इस ग्लोब को मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार। ये ग्लोब देखिए, इस ग्लोब पे देखोगे तो यहाँ पर आपकी ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री वाली, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी मानते हैं। ये ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इधर वाला भूभाग कहलाता है आपके पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला भूभाग कहलाता है आपके पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखना कि एक ग्रीनविच रेखा है, तो अगर इधर जाएंगे, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, समय में वृद्धि होगी, ठीक है। और अगर ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में कमी होगी, यानी कि समय में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अब किस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी कि आपको समय ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनविच रेखा से पूरे विश्व की घड़ियां मिलाई जाती है। आप ये मानिए कि ग्रीनविच रेखा से आपके कुल, मैंने बताया था कि आपके पूरे विश्व को आपके 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। कितने समय कटिबंधों में, पूरे विश्व को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया, यानी कि पूरे विश्व को आपको 24 घंटों में विभाजित किया गया है। कितने घंटों में, 24 घंटों में, ठीक है। 24 घंटों का मतलब ये है कि आपके कुल मिलाकर आपके 360 डिग्री क्या है, देशांतर है। कितने, 360 डिग्री देशांतर, यानी कि अगर आप 360 डिग्री देशांतर में अगर आप 4 का गुना करोगे तो आपके जितने मिनट आएंगे, तो उन मिनटों को आप जैसे आपको इनसे करोगे तो जितने मिनट आएंगे उन मिनटों में अगर आप 60 का भाग दोगे तो आपके 24 घंटे प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से नहीं समझे आप, तो इस तरह से समझिए कि आपके 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर के आगे जैसे यहाँ पर 1 डिग्री 0 डिग्री के बाद में यहाँ पर आपके आ गया 1 डिग्री देशांतर, इसके बाद में आपके 2 डिग्री देशांतर आ गया, इसके बाद में आपके 3 डिग्री देशांतर आ गया, इसके बाद में आपके 4 डिग्री देशांतर आ गया। इस तरह से आप आते आते आपके यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर आ गया। कितना, 180 डिग्री, यानी कि जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपके 180 डिग्री, इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए इधर भी आपके 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब 180 डिग्री देशांतर की जो रेखा है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो अब समझिए, यानी कि आपकी ये माना गया है कि अगर आप 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर में जाते हो तो आपका 4 मिनट का अंतर आएगा। कितने मिनट का, यानी कि आप अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री, यानी कि आपके एक देशांतर के मध्य कितने मिनट का अंतर है, आपके लगभग 4 मिनट का अंतर है,
ठीक है। तो आप 0 डिग्री पर से 1 डिग्री देशांतर पर जाओगे तो 4 मिनट का अंतर रहेगा। यानी कि अगर आप 0 डिग्री से आप 2 डिग्री पर जाओगे तो कितने का अंतर हुआ? 2 डिग्री का अंतर हुआ। तो कितने मिनट का अंतर हुआ? तो 8 मिनट का हुआ। यानी कि 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर माना गया है? 4 मिनट का। 4 मिनट का अंतर रहता है 1 डिग्री देशांतर पर। अब जैसे आपसे मैं कहूँ कि ग्रीनिच रेखा कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर है। ग्रीनिच रेखा 0 डिग्री पर है। अब ग्रीनिच रेखा से आपसे बोलूँ मैं, ग्रीनिच रेखा पर मान लीजिए आपके 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, आपकी ग्रीनिच रेखा पर 0 डिग्री पर यानी कि 12 बज रहे हैं। तो आप बताइए कि पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी की बात कर रहा हूँ, पूर्वी 5 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? ये 5 डिग्री मानता हूँ मैं। 5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो आपको पता है कि ग्रीनिच रेखा 0 डिग्री पर है, तो यहाँ 12 बज रहे हैं। तो फिर आप, मैंने बोला आपसे 5 डिग्री पर क्या समय हो रहा होगा? तो 0 से 5 के बीच में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? तो 5 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री का? 5 डिग्री देशांतर का। तो 1 डिग्री में कितने का मिनट का अंतर रहता है? 4 मिनट का। तो 5 डिग्री में कितने का अंतर रहा? आपके लगभग आपके 20 डिग्री का अंतर रहा। कितने? 20 मिनट का अंतर रहा। तो 12 बजकर कितने मिनट होंगे वहाँ पर? 12 बजकर 20 मिनट होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इधर आराम से समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि आप आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बार समझ गए तो आप हमेशा के लिए समझ जाओगे। ठीक है, इस तरह से आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं ये वाली, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं आपकी, ये आपके देशांतर रेखाएं हैं, ये आपके टोटल, ये आपके देशांतर रेखाएं हैं। मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है, ये गलोपा आपका देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूँ 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा। ये आपके मान लेता हूँ 1 2 3 5 15, बाद में 12 भी है, 13 भी है, 4 भी है। इधर मैं मान लेता हूँ 1 2 3 5 15 20, इस तरह से। ठीक है, इधर वाला भूभाग आपके पूर्वी गोलार्ध हुआ, इधर वाला भूभाग आपके पश्चिमी गोलार्ध हुआ। अब जैसे मैंने कहा कि आपके 0 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य, यानी कि आपके प्रति 1 डिग्री देशांतर पर, 1 डिग्री देशांतर पर आपके 4 मिनट का अंतर रहता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, तो अब आपके 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक के आपके कितने देशांतर का अंतर है? तो 15 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, कितना डिग्री का? 15 डिग्री देशांतर का। अगर मैं पूछूं 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? तो 5 डिग्री का ही अंतर है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप बताओ कि 20 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर होगा? 20 डिग्री पर तो इसको 4 से गुना कर लीजिए, तो कितने मिनट हो गए? आपके 80 मिनट हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये ग्रीनिच रेखा, आपसे क्वेश्चन न्यू आएगा, ग्रीनिच रेखा, ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? भारत में क्या समय हो रहा होगा? बताइए। होगा, ठीक है, क्या समय हो रहा होगा? अब आपको पता है कि ग्रीनिच रेखा पर 12 बज रहे हैं, कि 0 डिग्री पर आपके 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। अब भारत में क्या समय हो रहा होगा? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भारत कितने डिग्री देशांतर पर है। या तो आपके कोष्टक में दे देगा, या फिर आपको मालूम होगा इसे। तो भारत आपके पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो भारत यहाँ पर है 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री का अंतर है। तो आप 82.5 डिग्री, यानी कि आप 82.5 डिग्री में 4 का भाग दीजिए, सॉरी गुना कीजिए। आप गुना करने के बाद में 82.5 डिग्री को, आप 82.5 डिग्री को 4 से गुना करोगे तो आपके जितने मिनट आएंगे उसमें 60 का भाग दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप 60 का भाग दोगे, जैसे मैं गिनता हूँ 4 2 8, 8 तो ये हो गए आपके, 8 के बाद में 8 चौको 32, तो 32 ही हो गए। ठीक है, 300 कितने हो गए? 328। अब बटा 2 ये आपके आधा डिग्री, जो आपके 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री है, तो आधा डिग्री का हम 2 मिनट मान लेते हैं। कितना मिनट? 2 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री का आपके 4 मिनट माना गया है, तो आधा डिग्री का आप 2 मिनट मान लीजिए। कितना? 2 मिनट, यानी कि एक पूरा 1 डिग्री का 4 मिनट का अंतर माना गया है, तो आधा डिग्री का कितना? 2 मिनट मान लीजिए। तो 82 डिग्री में कितना आया? 328 मिनट। कितना आया? 328 मिनट। और आधा डिग्री का 2 मिनट, तो 328 में 2 और जोड़ दीजिए, 330 मिनट हो गए।
अब 330 मिनट को घंटों में काउंट कीजिए। घंटों में काउंट करने के क्या करोगे, तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दीजिए इसमें। 60 का भाग दोगे तो जितने आपके आएंगे वो क्या रहेंगे आपके, क्या, यानी कि 5.5 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे आगे रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपके 12 बज रहे हैं, तो भारत में क्या समय हो रहा, आपके भारत में 5.5 बज रहे होंगे, यानी कि 12 से 5.5 घंटे आगे जोड़ दो तो 5.5 बज रहे हैं। अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आया तो फिर एक बार फिर समझा देंगे आपको दूसरे वीडियो में। आज के लिए ये मुख्य रूप से हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, तो एक बार फिर आपको इजीली बता देंगे कि अक्षांश देशांतर गतियाँ, क्योंकि हमें अभी बहुत से बताना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में हुआ था। कब हुआ था, 1884 में हुआ था। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको ध्यान रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपसे 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये कितनी बार मोड़ी गई है, तो 4 बार मोड़ी गई है। आपसे पूछा गया था एक बार कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार घुमाव दिया गया है, तो 4 बार घुमाव दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का कब निर्धारण किया गया, तो 1884 में इसका निर्धारण किया गया। तो आज ये बेसिक जानकारी थी अक्षांश देशांतरों के बारे में। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। नमस्कार।